नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दिए गए हैं पार्ट 4 के अंदर और कवर करते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे और इनका जो मेन मोटिव है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे तो वो पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल फ्रीडम्स की बात करते थे, वो स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करते थे, लेकिन ये अपने आप में पॉजिटिव एक्शंस हैं। ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं और ये डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि भैया तुम ये पॉजिटिव एक्शंस लो ताकि लोगों का जो जीवन है वो सुधर सके। इसको हम पढ़ते समय इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको डिवाइड किया, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, यानी कि जो समाज के हित की बात करें। अब समाज के हित में 2 क्लासेस होती हैं, एक होती है एलीट क्लास, एक होती है वर्किंग क्लास। एलीट क्लास वो है जिसके पास सारी रिसोर्सेज मौजूद है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, नौकर चाकर है, सब कुछ है, हर तरीके से वो पावरफुल है, अपना ध्यान रख सकती है। लेकिन जो वर्किंग क्लास है वही मेजॉरिटी क्लास है और वो अपना ध्यान रखने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, वो पावरफुल नहीं है। इसलिए स्टेट का ये दायित्व बनता है कि उनका कल्याण करे, उनका वेलफेयर सोचे। ठीक है जी। तो यहाँ पर वर्किंग क्लास के बारे में ही ज़्यादातर बात की जाएगी, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि भैया स्टेट का काम है एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाए जहाँ पे कि जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं समाज के अंदर उनको मिनिमाइज करा जा सके। इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में, इनको मिनिमाइज करने के लिए स्टेट को काम करना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्सेस भी बढ़ते हैं। अमीरों से जो सरकार है वो ज़्यादा टैक्स लेती है, गरीबों से कम लेती है, बल्कि गरीबों को तो उल्टा सब्सिडी दी जाती है। कई जो चीज़ों का असली दाम है उससे कम दाम में गरीबों को चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं और उसका जो बचा हुआ जो डिफरेंस है वो सरकार पे करती है सब्सिडी के रूप में, है ना। जैसे एलपीजी सब्सिडी आपने सुनी होगी, इसी तरीके से, या राशन शॉप्स होती हैं, वहाँ पर आपको जो मूलभूत खाद्य पदार्थ हैं जो चाहिए होते हैं, तेल चाहिए होता है या चावल चाहिए होते हैं, वो सब जो है बहुत ही कम दाम में गरीबों को प्रोवाइड करे जाते हैं। तो ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टेट का दायित्व है बनाना। आप हालांकि उनको एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ये एनफोर्सेबल नहीं होती हैं, ये मियर गाइडलाइंस हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो कि एक दिशा देती हैं सरकार को कि देश का डेवलपमेंट जो है आपको किस दिशा में और कैसे करना है। ठीक है जी। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 39, जो जिसमें कि 6 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला कहता है कि आपको एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है सभी सिटीजन्स को, और मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं वो उनका ओनरशिप और उनका कंट्रोल इस तरीके से होना चाहिए कि जो कॉमन गुड को सर्व करे, ना कि कुछ एक इंडिविजुअल्स को के हाथ में जो है वो वेल्थ कंसंट्रेट हो जाए। सारा का सारा पैसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के पास है और बाकी सब गरीब हैं। इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो कि ज़्यादातर लोगों का जो है वो भला हो सके, उनका जीवन जो है वो सुधर सके। ठीक है जी। तीसरा कहता है स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, इसकी हम बात कर चुके हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है पार्ट डी कहता है इसका मतलब है कि भैया चाहे आदमी काम कर रहा है चाहे औरत काम कर रही है, उसमें अगर उनका काम समान है तो पैसे भी समान होने चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 5वां कहता है प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, मतलब कि भैया लोगों की स्ट्रेंथ यानी ताकत और हेल्थ यानी सेहत, उसका भी ध्यान रखना स्टेट का दायित्व है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे की कमी की वजह से लोगों को कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसको करने की ना तो उनके अंदर ताकत है और उनकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट को ऐसी कंडीशंस बनानी चाहिए जिससे कि जो अगर बचपन की हम बात करते हैं तो बच्चों का बचपन जो है या युवावस्था है उसको एक्सप्लॉइट ना करा जाए, है ना, महिलाओं को एक्सप्लॉइट ना करा जाए। इस तरीके की बात जो है आर्टिकल 39 के अंदर की गई है। 39A बात करता है फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी कि जो गरीब लोग हैं भैया, न्यायिक व्यवस्था आप जानते ही हो, वकील की फीस होती है और आने जाने का खर्चा होता है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि एक गरीब जो है वो असमर्थ होता है देने में। इसलिए सरकार का ये दायित्व है कि वो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। ठीक है जी। 41 में बात की गई है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। देखो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जब लोग बेरोजगार होंगे या बहुत ज़्यादा उम्र दराज होंगे, ओल्ड एज में होंगे, या सिकनेस या डिसेबिलिटी का शिकार होंगे, बीमार होंगे या किसी तरीके से डिसेबल्ड होंगे, अपंग होंगे, तो ऐसे केस में भी स्टेट का ये दायित्व है कि उनको काम दे, उनको रोजगार दे, उनको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे सीढ़ियों के बगल में एक स्लाइड सी बनी होती है, एक रैंप बना होता है ताकि वहाँ पर फिजिकली डिसेबल्ड लोग अपनी व्हील चेयर में बैठकर जा सकें। ठीक है जी। या और साथ में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको रोजगार इस वजह से नहीं मिल रहा है, तो एजुकेशन देना भी स्टेट का दायित्व होता है। एम्प्लॉयमेंट में देखो आप अक्सर देखते हो ये पॉलिसीज होती हैं, जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इस तरीके की पॉलिसी जो है स्टेट चलाता रहता है, लेकिन इनको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। सरकार के पास जितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगी उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज बनाएगी। ठीक है जी।
आर्टिकल 42 के अंदर बात की गई है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि जब भी आप वर्किंग क्लास को एम्प्लॉय कर रहे हो तो अच्छी कंडीशंस के अंदर उनको रखना है। ऐसा नहीं कि जानवरों जैसा उनके साथ सलूक कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप उनको तनख्वाह दे रहे हो। ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए और साथ में अगर महिला है तो मैटरनिटी रिलीफ भी उसको मिलना चाहिए। ठीक है जी। 43 में बात की गई है लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल वर्कर्स, जो भी आप उनको पैसे दे रहे हो उससे वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकें, इतने होने चाहिए वो पैसे। ठीक है जी। उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, यानी कि जो वर्कर्स हैं ऐसा नहीं है कि उनको आप सिर्फ काम करने के लिए रिक्रूट कर रहे हो, उनकी आप बात भी सुनिए। अगर आप उनको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनको ये मौका दीजिए कि वो मैनेजमेंट के साथ बैठकर बात कर सकें, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है जी। 47 में बात की गई है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। देखो पब्लिक हेल्थ क्या होती है, लोगों की हेल्थ ही पब्लिक हेल्थ है। तो लोगों में मेजॉरिटी सेक्शन है वर्किंग क्लास का, अब वो हेल्थ अगर अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो ये स्टेट का दायित्व बनता है कि उनके न्यूट्रिशनल लेवल को वो बढ़ाए, ऐसी स्कीम्स बनाए कि उनको उन तक अच्छा खाना पहुँचे। जैसे मिड डे मील स्कीम होती है सरकारी स्कूलों के अंदर, ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिल सके। तो इस तरीके की स्कीम बनाए और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने में मदद करे, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करे। ठीक है जी। ये थे हमारे कुछ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। आगे बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स की। देखो गांधी जी जो थे उनका ज़्यादातर जो जोर रहता था वो था रूरल इंडिया के ऊपर। गाँवों का विकास वो बहुत ज़्यादा चाहते थे। वो चाहते थे कि जो गांव हैं वो अपने आप में सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए और वो अपने आप में एक सरकार की तरह काम करें, क्योंकि हर गाँव की अपनी समस्याएँ हैं और अपना डेवलपमेंट मॉडल अगर वो अपने हिसाब से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा सभी लोगों के लिए। कम पैसे में अच्छा काम होगा और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी हो पाएगा, क्योंकि लोग अपने लिए कर रहे हैं तो अच्छा ही काम करेंगे, है ना। जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो कई बार लापरवाही कर देते हैं, लेकिन अपने काम में कभी नहीं करते हैं। तो ये उनका मोटिव था कि भैया जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर आप छोटी छोटी यूनिट्स को दे दो। जैसे कि आर्टिकल 40 में बात की गई स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो विलेज पंचायत है उनको एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में डेवलप करना है, स्टेट का ये दायित्व बनता है। 43 में बात की गई है प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज जो अक्सर ग्रामीण इलाकों में पाई जाती हैं, उनको प्रमोट करने का दायित्व भी स्टेट का है, प्रमोट करना चाहिए उनको। और प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जो कि कुछ काम करती है, उसका जो प्रॉफिट्स हैं वो भी आपस में वो बांट लेते हैं। इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो भी SC ST हैं या कोई भी सोशली ना या एजुकेशनली अगर लोग बैकवर्ड हैं तो उनको उनके प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए आप उनको कोई सब्सिडी या कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, आगे बढ़ने के मौके मिल सकें। ठीक है जी। उसके बाद है 47 में इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। तो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस जो भी हैं, चाहे वो शराब है या ड्रग्स है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इंजूरियस है हेल्थ के लिए, जो कि हार्मफुल है हमारे सेहत के लिए, उसके जो है गांधी जी सख्त खिलाफ थे। और वही इसमें बात की गई है कि भैया पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इन सभी चीज़ों को, नशीले पदार्थों को बंद कर देना चाहिए जो कि सेहत को नुकसान देते हैं। ठीक है जी। 48 में बात की गई है प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिल्क एनिमल्स। जो भी दूध देने वाले जानवर होते हैं वो हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उनको काटें या मारें। तो ऐसे केस में एक लॉ बना देना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि उनका हम संरक्षण कर सकें, प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स। लिबरल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? जो कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट पर काम करते हैं लोगों के। ठीक है जी। 44 में बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि भैया जो पर्सनलाइज्ड लॉज होते हैं लोगों के, जो हिंदू लॉज हैं, मुस्लिम लॉज हैं, चाहे मैरिज के रिलेशन में है या किसी भी और रिलेशन में है, तो उसमें जो है एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सबके लिए समान लॉज होने चाहिए। ठीक है जी। 45 आर्टिकल में कहा गया है 0 to 6 ईयर्स की जो एज के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए। 48 में बात की गई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। जो भी एग्रीकल्चर है या एनिमल हस्बेंड्री है, जो भी है ना, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है तो उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको साइंटिफिकली क्या क्या हम उसमें इंप्रूवमेंट्स आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए, है ना। और 48A में बात की गई है इम्प्रूव एनवायरनमेंट, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो भी हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको हमें सेफगार्ड करना चाहिए, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है जी। 49 में बात की गई है स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इम्प्रूवमेंट, हिस्टोरिक इंटरेस्ट, तो जितने भी हमारे जो मॉन्यूमेंट हैं, जो भी कलाकृतियां हैं, जो भी आर्टिस्टिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जो भी हिस्टोरिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उन सब का जो है संरक्षण करने का दायित्व स्टेट का होना चाहिए, स्टेट को उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है जी।
उसके बाद आर्टिकल 50 में बात की गई है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को हमेशा जुडिशरी से अलग रखना चाहिए, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। 51 में बात की गई है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करनी चाहिए एक देश को, यानी हमारे देश को बाकी देशों के साथ पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए। और साथ में अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रही है तो आर्बिट्रेशन से उसको सॉल्व करना चाहिए। और जितने भी इंटरनेशनल लॉज या ट्रीटीज़ हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको साइन करना चाहिए। ठीक है जी, इसी के साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये हमारा पार्ट है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।